नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना की दूसरी लहर बीतने और तीसरी लहर की आशंका के बीच वायरल फीवर का कहर लगातार बढ़ रहा है और एमपी के भोपाल में वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़कर के 373 तक पहुंच गई है। और भोपाल के अलग अलग इलाकों के अंदर वायरल फीवर के बढ़ते मरीजों की संख्या परेशानी का कारण बन रही है। भोपाल के हमीदिया सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए 200 बेड हैं, जिसमें से 190 बच्चे भर्ती हैं और इस अस्पताल में रोज 20 से 30 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। ज्यादातर बच्चों को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से उनको भर्ती किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी इन दिनों वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप चरम पर है और इन बीमारियों में सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो बच्चे हैं। कमला राजा बाल चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी होती है और एक बेड पर 3 से 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी भनक लगते ही स्थानीय विधायक प्रवीण पाठक कमला राजा अस्पताल पहुंचकर के जायजा लेते हैं और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हैं। वायरल और डेंगू के तेजी से बढ़ते कहर, सावधानियों और तैयारियों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि वायरल बुखार और डेंगू को लेकर क्या कह रहे हैं जबलपुर के डॉक्टर आर.के. पहाड़िया। मरीज अब तो कम होना शुरू हो गए हैं। 580 के आसपास थे हमारे मरीज, जिसमें से 95% लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग पूरे मनोयोग से लार्वा सर्वे, लार्वा विनिष्टीकरण और फीवर सर्वे का कार्य कर रहा है। नगर निगम के सक्रिय सहयोग के द्वारा हम लोग इंटरनल फॉगिंग, एक्सटर्नल फॉगिंग, स्प्रे की एक्टिविटी चला रहे हैं और सारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही हैं। हम लोग स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं, तो पहले भी किए हैं, जिससे कि हम मरीज के घर तक पहुंचकर उनको स्वास्थ्य लाभ दे सकें। तो एक्सपर्ट की बातों को आपने सुना, लेकिन अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज के संवाददाता ने वायरल बुखार और डेंगू को लेकर के एक ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्ट तैयार की है। जरा आप भी देखिए। डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन अगर बात की जाए तो 15 से 20 मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर आंकड़े की बात की जाए तो 600 से ज्यादा मरीज अब तक हो चुके हैं और अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों में देखने को मिल रहा है। 220 से ज्यादा बच्चे अभी तक डेंगू पॉजिटिव आ चुके हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। और लगातार अगर आप विक्टोरिया जिला चिकित्सालय की बात करें तो विक्टोरिया जिला चिकित्सालय का बच्चा वार्ड जो है वो पूरी तरीके से फुल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संक्रामक रोगों के मरीजों की संख्या भी बेहद बढ़ी है। अगर बात की जाए तो वायरल फीवर की चपेट में सैकड़ों लोग हैं और बड़ी संख्या में मरीज जो है वो यहाँ पर भर्ती हैं। अगर बात की जाए तो तमाम तरीके के एहतियात बरतने की सलाह जो है वो चिकित्सक दे रहे हैं। तमाम तरीके के अभियान स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। लार्वा सर्वे जो है वो किया जा रहा है, फीवर सर्वे भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं डेंगू पर जो प्रभावी रोकथाम है वो नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से मरीज सामने आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं जो अभियान है उन पर सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से अब जो अपील चिकित्सक कर रहे हैं कि घरों के आसपास जो है वो गंदगी ना होने दें, साफ पानी जो है वो बदलते रहें, कूलर का पानी जो है वो बदलते रहें और बाकी सारे तमाम एहतियात जो है वो घर में बरतें, ताकि डेंगू संक्रमण के शिकार जो है वो ना हो। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। तो वायरल फीवर को लेकर के लगातार संकट प्रदेश के इलाकों में बना हुआ है और इसका जो सबसे ज्यादा खतरा है वो छोटे छोटे बच्चों को लगातार अपने शिकार बना रहा है और इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को लेकर के ही नजर आता है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि आपको बदलते इस मौसम के समय में आपको पूरी बाजू के कपड़े पहनने, आपको अपने शरीर के अंदर हो रही हर एक हलचल, हर एक गतिविधि को आपको बहुत बारीकी के साथ देखना होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में वायरल फीवर और डेंगू के लगातार जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा तो बना ही हुआ है। तो ऐसे में आपको सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है, तभी आप इस बीमारियों के जो प्रकोप है, जो लगातार एक के बाद एक बीमारी जो मुंह बाएं खड़ी हुई है, उससे कैसे आपको बचना है, ये एक्सपर्ट्स के जरिए हम आप तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर कुछ एक्सपर्ट भी कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम आपको मिलवाएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं
जरा वो समझ लेते हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात तिवारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि डेंगू, वायरल फीवर और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा, लेकिन ऐसे में बहुत हद तक सावधानी बरतने की आम लोगों के लिए जरूरत है, अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। और कैसे, सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि कैसे अपने बच्चों को बचाना है, और जो वायरल फीवर, डेंगू का प्रकोप जो बच्चों के ऊपर ज्यादा नजर आता है, सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के ऊपर नजर आता है, कैसे हमें उनको बचाना है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि डेंगू का मच्छर जो है वो मुख्य रूप से साफ पानी में पनपता है। तो अपने आसपास में पानी को जमा न होने दें। साफ पानी जहां स्टोरेज करना मजबूरी है वहां पर उस पानी के ऊपर थोड़ा सा मीठा तेल डाल दें, तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, मच्छर वहां लार्वा उसका पनप नहीं पाता है। दूसरा एक बचाव का उपाय यह है कि रात में सोते समय मच्छरदानी लगाएं, लेकिन मुख्यतः डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है, तो दिन के समय मच्छरों के काटने से बचें, अपने आप को बचाएं, बच्चों को बचाएं। और दूसरी चीज यह है कि इम्यूनिटी का लेवल बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी का लेवल जब ठीक रहता है तो सामान्य तौर पर ये डेंगू जो है बेसिकली वायरल फीवर है, तो बहुत ज्यादा इसमें घबराने की बात, चिंता करने की बात नहीं होती है, यदि यह सीवियर कंडीशन में नहीं जा रहा है तो। अगर सीवियरिटी की ओर जा रहा है तो हमें चिकित्सक के पास जाना होता है और तदनुरूप हमको फिर चिकित्सक के सलाह के अनुसार कार्य व्यवहार करना होता है। तो मुख्य रूप से तो बचाव ही हमें करना है, और बचाव में मुख्य रूप से यही 2-3 चीजें हैं कि एक तो पानी का जमाव न होने दें, जो स्टोरेज वाटर है उसमें हम थोड़ा मीठा तेल मिला दें, और मच्छरदानी का उपयोग करें, या आजकल जो तमाम एंटी मस्कीटो पेस्ट एंड क्रीम आते हैं उनका उपयोग करें। तो इस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रभात, आपने ये बताया है कि हमें कैसे बचना होगा, लेकिन इसके लक्षण क्या नजर आएंगे, हम इसकी पहचान कैसे करें? अगर किसी भी शख्स में अगर डेंगू उनको हो जाता है तो कैसे उनकी पहचान करें, क्या क्या लक्षण होंगे? सर, पहले तो देखिए, फीवर, तेज फीवर होता है, तेज बुखार होता है, 100 डिग्री से ऊपर का बुखार होता है इसमें मुख्यतः। और ये छोटे बच्चों में अगर 100.4 से ऊपर है तो हमें चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए, नवजात शिशुओं में। और 2 साल तक की उम्र में अगर 102 तक भी है तो हमें, 102 के आसपास आता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर 104 एडल्ट पेशेंट जो होते हैं उनमें 104 डिग्री के ऊपर अगर कंटिन्यूअस फीवर बना हुआ है जो 3 दिन के अंदर ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। पहला लक्षण तो इसका तेज बुखार ही होता है, फिर उसके बाद सिर दर्द, खासतौर से पेरी ऑर्बिटल पेन इसको कहते हैं, आंखों के आसपास में दर्द होता है, तो इस प्रकार से इसकी पहचान है। और धीरे धीरे फिर उसमें नाजिया, वॉमिटिंग, मतलब उल्टी का मन होना, उल्टी होना, अथवा पेट में दर्द होना, और सीवियरिटी में जब अगर आगे बढ़। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ लक्षण हैं जिनके नजर आते ही आपको सबसे पहले एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी होगी, और आपको जो आपके नजदीकी डॉक्टर हैं उनसे आपको सलाह करनी होगी, और साथ ही साथ आपको ट्रीटमेंट जरूर करना होगा। लगातार हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में बने हुए हैं। डॉक्टर प्रभात, मैं जरा जल्दी से आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि हाई फीवर होगा, अगर डेंगू के लक्षण नजर आते हैं तो उसमें एक पहचान के तौर पर हम मान सकते हैं, लेकिन अब लोगों के बीच में भ्रम तो इस बात को लेकर के भी है कि आज के समय में अगर कुछ भी हो जाता है और खास करके फीवर हो रहा है तो हम उसको कोरोना से जोड़ करके देख लेते हैं। हमें ये डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना हो गया है। तो अगर हाई फीवर हो रहा है तो ये तो कोरोना का बड़ा सिम्टम है, तो कैसे अलग करें हम दोनों चीजों को? हाँ, कोरोना जो है बेसिकली, कोरोना भी वायरल फीवर है, ये भी वायरल फीवर है। तो जितने भी वायरल फीवर होते हैं मोस्टली हाई ग्रेड के ही होते हैं, 100+ में ही होते हैं। तो ये फीवर अकेला एक सिम्टम को लेकर के चलेंगे तो कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज अन्य सिम्टम भी हमको देखने होंगे। जैसे इसमें फीवर है लेकिन इसमें डेंगू में सर्दी जुकाम नहीं होता, डेंगू में खांसी नहीं होती, कोरोना के साथ में सर्दी जुकाम खांसी भी हो सकता है, कोरोना के साथ में लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल ये हो सकता है, लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं देखा गया अभी तक। तो ये दोनों को अलग अलग हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये तो कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं कि आपको डेंगू हुआ है या आपको कोरोना वायरस हुआ है। तो ये कुछ खास चीजें हैं, लेकिन इस दौरान हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए, ये क्योंकि वायरल फीवर के जो केसेस हैं डॉक्टर प्रभात तिवारी, ये बच्चों को ज्यादा शिकार बना रहे हैं। हम हाल फिलहाल के अगर आंकड़ों को देखें, अस्पतालों की रिपोर्ट अगर देखें, तो सबसे ज्यादा बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। कारण इसके पीछे कुछ खास है?
अब कारण देखिए, सबसे बड़ा कारण तो है बच्चों का इम्यून पावर हम्म। और बच्चों का पर्सनल हाइजीन और अन्य चीजें कि यहाँ वहाँ खेलना और बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना, तो वो सारा रहता है। दूसरा कारण है कि प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हम लोग जनरली बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। बड़ों की ओर प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स में हम लोग ध्यान देते हैं। पूरा चिकित्सा विज्ञान प्रोफाइलेक्टिक की बात करता है तो एडल्ट्स में और इन सब में बात करता है, बच्चों की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम उसको बचने के लिए प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स का मतलब ये हमारा कि उस बीमारी से बचाव के लिए, से वायरल फीवर हो रहा है, हर साल हो रहा है, तो हम स्वास्थ्य विभाग से लेकर के उसमें, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ ऑलरेडी चिकित्सक होने के नाते, तो हम लोग बच्चों को उससे बचाने के लिए उस मौसम में जब ये इसका इंसिडेंस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उसके पहले ही हम क्या ऐसा प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स या ड्रग्स उनको दें बच्चों को जिससे उनको बचाया जा सके। इस प्रकार से हमने कभी विचार नहीं किया हुआ है अभी तक, तो हमको इस तरफ सोचना होगा। कुछ अभी तक जैसे डेंगू है, इसका कोई टीका अभी तक मौजूद नहीं है, तो इस तरफ भी हमको विचार करना होगा कि हम कैसे इनको प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स और वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीन तैयार हो जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, तो हमको इस तरफ विचार करना होगा सर। अदरवाइज बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे खेलने में मस्त होते हैं यहाँ वहाँ तमाम, तो इसलिए उनकी उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो इसलिए बच्चे ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं और ऐसी संभावनाएं बच्चों को लेकर के बनी रहती हैं। हमने डिफरेंशिएट भी किया है कि कोरोना और डेंगू के अंदर बड़ा अंतर क्या है। वायरल फीवर जो हो रहा है वो भी एक तरीके के ये हाई फीवर के तौर पर बताए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी लक्षण है जिनको आपको पहचानना होगा। ये आपकी उस लक्षणों की पहचान में मददगार साबित होंगे कि आपको डेंगू हुआ है या कोरोना हुआ है या वायरल फीवर हुआ है। लेकिन अब अस्पतालों के भीतर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए सर, इसको लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे अस्पताल, क्योंकि हाल फिलहाल में एक तस्वीर भी हमने अपने सभी दर्शकों को दिखाई जहां पर स्थानीय विधायक भी पहुंचते हैं, अस्पताल के भीतर व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचते हैं। तीमारदार परेशान है क्योंकि बच्चों के लिए जो बेड है उनकी व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम है, लेकिन इससे पहले तक भी जब कहा जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आएगी तो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी, तो पीकू नीकू वार्ड को लेकर के तैयारियां प्रदेश के अंदर कितनी है? बार बार कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, आपको नजर आता है क्या? सर देखिए, इसको हम तो कहते हैं प्रिपेयर्डनेस जो होनी चाहिए किसी भी बीमारी को लेकर के। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाती हैं, उनमें से एक वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम पूरा कार्यक्रम चलता है एनआरएचएम के तहत, कि वाहक जनित जितने भी बीमारियां होती हैं उनमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब सम्मिलित है ऑलरेडी। ये पूरा कार्यक्रम चलता है, लेकिन इस कार्यक्रम को कहाँ चलाया जाता है, इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस लेवल पर हो रहा है, ये कहीं देखने को नहीं आता। तो ये आधिकारिक स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं वहां से विचारणीय प्रश्न है। आपका बिल्कुल उत्तम प्रश्न है ये कि किस प्रकार से हमको प्रिपेयर्डनेस का मतलब, जैसे जून से नवंबर सर्वाधिक इंसिडेंस का टाइम होता है ये प्रिवेलेंस का, तो इसमें हम इसके पहले अपनी प्रिपेयर्डनेस हम क्या कर रहे हैं? हम प्रॉपर बेड्स की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रॉपर एंटी मलेरियल, एंटी वायरल ड्रग्स की हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, एंटी पायरेटिक ड्रग्स की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अस्पतालों में साफ सफाई की सुविधाएं हम अगर नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये तो वाकई में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी व्यवस्थाओं पर। और ये होना चाहिए कि समय से पहले ही हम तैयार रहें। हमको पता है कि हर साल ये होना है और ये पीक टाइम है इसका, तो हमको उसके पहले तैयार रहना चाहिए। हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं नहीं। अगर गौर किया जाए डॉक्टर प्रभात तिवारी, अभी तक जो डेंगू को लेकर के जितने मामले सामने आए, ग्रामीण इलाकों में इसकी संख्या अच्छी खासी है, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या है, तो इसके पीछे क्या कारण माना जाए कि फॉगिंग को लेकर के जो एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए सिविक बॉडीज की तरफ से, क्या वो अभी सही तरीके से नहीं हो पाया है? उसमें कहीं ना कहीं हमें सफलता नहीं मिल पाई है? क्योंकि अगर हम अपने अलग अलग प्रयास करते हैं, सिविक बॉडी अगर अपनी जिम्मेदारी के निभाते हुए अगर फॉगिंग करे, घरों के अंदर जाकर के चेकिंग करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि घरों की छत पर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बर्तन ऐसा रखा हो जिसमें पानी स्टोर हो रहा हो, तो ये सभी जानकारी, क्योंकि लोगों से जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई चेकिंग करने नहीं आता, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली गांव की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी परेशानी गांव में है सड़क का न होना। सड़क होती नहीं गांव में, घर घर तो सड़क होती नहीं, कई गांव में तो सड़क है ही नहीं, जहां है भी वहां गांव के बीच में से एक सड़क निकल गया, आजू बाजू तमाम घर अंदर तक बने हुए हैं। तो पहला तो स्वास्थ्य अमला जो है वो गांव तक जाता ही नहीं है, और अगर गया भी तो वो सड़क से चलता हुआ निकल के आ जाता है। तो ये बड़ी समस्या है।
सड़क नहीं है तो अगला घर तक जाएगा। बरसात में सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी वहां तक पहुंचेगी दरवाजे तक, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस वजह से आदमी जाता ही नहीं, वो वहीं सड़क के किनारे किसी मकान पे बैठ करके पूरा डाटा बना करके और चला जाए। दूसरी बात जो आपने कही कि छतों पर, तो ज्यादातर गाँव में छतें होती नहीं। ये जरूर है कि घर के चारों तरफ खुले खेत हैं, पानी भरा हुआ है बरसात में, तो वो एक बड़ा रीजन है और उसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो फॉगिंग एक बढ़िया एक मेजर्स हो सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होगी, दृढ़ संकल्प। हमारा जो स्वास्थ्य अमला है, जो फॉगिंग से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी जो लोग हैं, वो घर तक जा सकें और ये कर पाए, काम होगा। अगर हो पाए तो निश्चित रूप से वहां का जो इंसिडेंस और रेट है वो कम हो जाए। ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं जरा आपके पास। हमारे संवाददाता मनोज चौबे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के तैयारियां कितनी हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं, उनको लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। जरा अपने सभी दर्शकों को दिखाते हैं। का सामना कर रहे हैं, लगातार परेशान बने हुए हैं। वहीं हम इस वक्त कमला राजा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो चाइल्ड वार्ड है वहाँ मौजूद हैं। काफ़ी लोग मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं जो अपने अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। किस तरह की समस्या आपके बच्चे को हुई है? सर सवेरे क्या हुआ, मैंने छुट्टी के बोला, कल सर बोल के गए थे छुट्टी का कि छुट्टी करेंगे, और सवेरे बोला तो क्या ऊपर लगाएंगे इंजेक्शन। ऊपर आए तो ऊपर तब ना फाल नहीं आई, अभी तक ना बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाया। अब छुट्टी का काट दे दिया। अच्छा, हाँ, अभी छुट्टी बोल रहे हैं कि छुट्टी कर रहे हैं, अभी काट दिया। हाँ, एक बिस्तर पर 3-3 4-4 मरीज लेटे हुए। हम लोग जमीन पे 4 दिन गुजार के आए जमीन में। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे इसको लेकर? किस तरह की व्यवस्था की? तो सरकार को चाहिए कि बेड सही होना चाहिए। मरीज इतना आ रहा है, मरीज को देखना चाहिए कि किस हालत में, ढंग से इलाज करना चाहिए है। वही आप 4 दिन का इलाज है, वो आप बच्चे अगर इलाज ढंग से करें तो वो 3 दिन में बच्चा सही हो सकता है। भाई सफाई व्यवस्था की बात करें, सफाई व्यवस्था किस तरह से बनी हुई है? सफाई नहीं, गंदगी फैल गई पूरे बच्चों के, गंदगी फैल गई। आज सफाई कर रहे हैं, आज सर जो सब आ रहे हैं मीडिया वाले, यहाँ से सफाई हो रही है, सफाई नहीं हो रही। किस तरह की गंदगी है? बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई बच्चों के लिए, और ना अच्छे सुई नहीं लगा रहे सर, अच्छे और बुखार तो उतर ही नहीं रहा बच्चों को। भाई इंजेक्शन लगाए थे, भाई बोतल में लगाए इंजेक्शन पक जाता है। पार्ट में लेटे और भी समस्या है, किस तरह की बीमारियां बच्चों को हो रही है? बच्चों को वो इन्फेक्शन, खून में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन ये हो रहे हैं। खांसी जुकाम, पेट में इन्फेक्शन था मेरे बच्चे के। बच्चों के पलंग अलग की बात करें, पलंग की बात तो ऐसा 3-3 एक पलंग पर 3-3 बच्चे हैं, तो वैसे ही अगर बच्चा सही हो रहा होगा तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि दूसरे से वो तो लगेगा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं और लगातार समस्या बनी हुई है। सरकार के लाख दावे, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की अच्छी जो सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं, उसको लेकर लाख दावे हों, लेकिन उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। भाई डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर लगातार यहाँ पे बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सफाई व्यवस्था को लेकर यहाँ लोग उग्र हैं। पलंग की व्यवस्था को लेकर आदमी यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और कितनी तैयारियां अभी तक की गई हैं, लेकिन एक बड़ी यहाँ पर परेशानी जो कि बेड्स को लेकर के नजर आई है। मैं जरा वापस से हमारे साथ जो खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, प्रभात तिवारी जी, आपके पास ही आता हूँ। आप ये जो ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई है और ये सच्चाई भी है, कई बार न सिर्फ ये एक अस्पताल के भीतर से बल्कि कई अस्पतालों के भीतर ऐसे ही मामले सामने आते हैं, जब एक बेड के ऊपर कई मरीज बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, उनका इलाज चलता रहता है। ये एक बड़ी दुविधा की बात है और इन सभी चीजों को, कम से कम बुनियादी जो ढांचा है उसको हमें सबसे पहले मजबूत करना है, अगर किसी भी बीमारी के खिलाफ हमें लड़ना है। जी बिल्कुल ठीक बात है सर। बुनियादी ढांचे की कमी हम लोग कई जगहों पर हमने पूरे देश में से भी देखा कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो गई। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कंटिन्यूसली चली आ रही है और चिकित्सकों की भी कमी है समाज में। ये भी हम आपको बता दें आज अपने चैनल के माध्यम से कि चिकित्सकों की भी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो रिकमेंडेशन है कि 1000 जनसंख्या पर कितना चिकित्सक होने चाहिए, तो वो अभी तक हम उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए, उस लक्ष्य तक हम पहुंचे नहीं अभी तक। प्रयासरत हैं, हालांकि इसी क्रम में शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने कई जगहों पर नए महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय शुरू किए हैं, फिर भी अभी तक उस लक्ष्य तक हम पहुंचे नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी है। तो इसलिए
जो लोग ओपीडी लेवल पर ठीक हो सकते हैं उनको बिना पेन क्रिएट किए चिकित्सक के सलाह के अनुरूप दवा लेकर के घर में आराम करना चाहिए, क्योंकि इससे मोस्टली रेस्ट करना जरूरी है। वाटर इनटेक प्रॉपर होना जरूरी है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए और रेस्टलेसनेस नहीं होनी चाहिए, रेस्ट करना जरूरी है। तो ये दवाइयां लें, घर पर रहें, कोई परेशानी नहीं है। अधिक कोई तकलीफ होती है तो अस्पताल तक जाए। अस्पताल में जो सुविधाएं मौजूद हैं उन्हीं के अनुरूप काम करना होता है। लगातार हम लोग देख रहे हैं बेड है ही नहीं, तो जब बेड नहीं है जहां पर तो वहां पर कुछ कर नहीं सकते हैं। छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं। अब कई बार बड़ों में भी ऐसा होता है कि ऐसी महामारी का कोई काम आ गया, महामारी फैल गई तो एक बिस्तर पे दो को लेटाना पड़ता है। तो ये तो समय के अनुरूप मजबूरी है वहां के स्टाफ की, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसमें कोई संदेह। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, वर्किंग पावर, वर्किंग मैन को बढ़ाना चाहिए हमको। अदरवाइज हर बार ये परेशानी आएगी, हर साल परेशानी आएगी। जिस तेजी से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस तेजी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से परेशानी हमको हर बार उठानी हो। ठीक है। और सर, इस बात का आपने जिक्र भी किया कि अगर अस्पतालों के भीतर उतनी ज्यादा सुविधाएं मुहैया अभी तक नहीं की जा पा रही हैं, बुनियादी ढांचा अगर उसमें उतना मजबूत नहीं है, तो क्या ऐसा भी संभव है कि अगर डेंगू के लक्षण नजर आते हैं या वायरल फीवर के अगर कुछ ऐसी लक्षण नजर आते हैं, तो क्या शुरुआती स्टेज में डॉक्टर्स की सलाह लेकर के घर पर रहकर के भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? क्या ऐसा संभव भी है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। असल में परेशानी यहाँ शुरू होती है सर कि हमारे यहाँ जो सामाजिक मानसिकता खराब हो गई है। कि हमको बुखार हुआ तो हम पहले मेडिकल स्टोर से गोली ले आएंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो हम मेडिकल स्टोर की गोली खाते रहेंगे, डॉक्टर को पता ही नहीं चलने देंगे कि हम बीमार। और जब ऑलरेडी वो सीवियरिटी की ओर जा चुकी होगी बीमारी, तब हम चिकित्सक की ओर जाना शुरू करते हैं। और तब भी कोशिश ये करते हैं कि नियर बाई जो हो उसके पास, भले वो डॉक्टर हो ना हो, कुछ तो जानता है, कुछ कर लेता है, उसको दिखा लो। तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको पूरी सलाह लेकर के आपको ट्रीटमेंट जरूर करना होगा। घर पर रहकर के भी वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी है। लेकिन डेंगू, वायरल फीवर और कोरोना से आपको बचना है, इसके लिए कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको बरतनी होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।